सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है आईएलटीएस एंड स्टडी वीज़ा अपडेट्स। हमारे साथ यह मौजूद हैं मिस्टर प्रदीप बालियान जी, जो कि डायरेक्टर हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, जिससे रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आजकल मार्केट में आ रही हैं उनके ऊपर हम सॉल्यूशंस जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर प्रदीप बालियान जी से। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर आपका। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ आप मेरे को फैक्ट्स बताओ कि स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहिए। जी देखिए दोस्तों, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे आता है डेस्टिनेशन को लेके कि भी अगर कोई बच्चा जाना चाहता है यूएस और यूके के बाद थर्ड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगर जैसे आपने फैक्ट्स की बात करी तो फैक्ट्स में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन पॉपुलेशन है। जहाँ यह लैंग्वेज बोली जाती है मोर देन 260 लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। लगातार पिछले 20 साल से कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, कंटिन्यूसली कभी डाउन नहीं गया। इसकी जीडीपी हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। फोर्थ हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, फोर्थ नंबर पे आता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के बाद ये अपना ऑस्ट्रेलिया आता है, फोर्थ हैप्पीएस्ट कंट्री है। मतलब यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। इसमें जो बेस्ट सिटीज हैं, तकरीबन 5 बेस्ट सिटीज हैं, 30 सिटीज टोटल, जो 30 सिटीज की कैलकुलेशन की गई है तो उसमें से 5 बेस्ट सिटीज यहाँ पे आती है। अगर यहाँ क्यों जाए, स्कॉलरशिप यहाँ मोर देन 200 मिलियन की पर ईयर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप बच्चों को देती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो एलुमी है, तकरीबन 2.5 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं। और तकरीबन जिसमें से 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया हुआ है। तो कहने का मतलब कितनी डेडिकेशन के साथ यहाँ की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को क्रिएट करती है, पैदा करती है, उनका भविष्य बनाती है। एवरी डे अगर मैं बात करूं मोर देन 1 बिलियन पीपल यहाँ जो डिस्कवरीज की हुई है, इनोवेशन जो ऑस्ट्रेलियन ने किया है उन पे डिपेंड है। जो डिस्कवरी की है जिसमें पेनिसिलिन, वाईवीएफ, अल्ट्रासाउंड, आईवीएफ, बाइनोइक ईयर, सर्विकल कैंसर वैक्सीन, और जो अपने एक जो जहाज में लगते हैं ब्लैक फॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो भी इन्होंने ही रिसर्च किया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन की बात करूं, जो टोटल पॉपुलेशन का 47% यहाँ की पॉपुलेशन का ऑस्ट्रेलियन का जो ऑस्ट्रेलियन है वो आउट ऑफ कंट्री बोर्न है, चाहे वो एक सिंगल या पेरेंट्स दोनों, मतलब बाहर के बोर्न है। अगर बात करूं यहाँ पे जो कोर्सेज है, मोर देन 2200 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि 1100 इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द फैक्ट दोस्तों। इतने फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, उन सब चीज को। दूसरी बात, यहाँ पे जो ड्यूरिंग स्टडी बच्चा 40 आवर पर नाइट काम कर सकता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 2 साल से लेकर 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। तो ये सारे फैक्ट्स है दोस्तों जिसके कारण बच्चा मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच आपकी इस नॉलेज के लिए। चलो ये तो हो गया कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स क्या क्या हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जाने के लिए, बट मैं पूछना चाहूँगी कि क्या क्या रूल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी अप्लाई करती है स्टूडेंट्स के लिए जो फाइल करते हैं अपना स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए दोस्तों, आज की डेट में SSVF है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। ये 1 जुलाई 2016 को लागू हुआ है। 1 जुलाई 2016 को SSVF स्टार्ट हो गया था, इससे पहले SVP था। तो SSVF का मतलब है सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, जिसके अंदर इमिग्रेशन ने कैटेगराइज किया हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर्स को, इसी तरह से कैटेगराइज किया हर एक कंट्रीज को। तो पहले हम कॉलेज की बात करेंगे। कॉलेजेस में जितने भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं अंडर वन रूफ है। इमिग्रेशन ने देखा पिछले 12 महीने में कितने बच्चे उनके पास पढ़ने आए, उन सब का स्टैटिक डाटा एम्बेसी इमिग्रेशन ने उठाया, और उस हिसाब से कि जो एवरेज है या एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, उनका सिस्टम रहा है, उनका इंफ्रा कैसा है, जो स्टूडेंट पास आउट हैं वो किस कैटेगरी के रहे हैं, कितने बच्चे भाग गए हैं, तो उन सब के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड को भी कैटेगराइज किया गया है। मोर देन 180 कंट्रीज के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं।
तो पूरी के पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का भी 12 महीने का डाटा उठा के उनमें से रिसर्च सारी चीज़ें फाइंड आउट करके, जैसे अगर हम बात करें कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री से कितना बच्चा वहाँ पढ़ने गया, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितने बच्चों के रिजेक्शन आए, कितनों के रिफ्यूजल्स के रीज़न फ्रॉड रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भी उनका 12 महीने का डाटा देखते हुए भी उनको कैटेगराइज किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अनलकली आज के डेट में अपना इंडिया कैटेगरी 3 में आता है। तो अगर हम कैटेगरी 3 से किसी कैटेगरी 1 कॉलेज में, क्योंकि हम इंडिया में कैटेगरी 3 में, अगर हम यहाँ से किसी कैटेगरी 1 कॉलेज में बच्चे को भेजते हैं तो एम्बेसी को फंड्स नहीं दिखाने हैं, एम्बेसी माइट आस्क, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो कैटेगरी 1 है वो फंड देख सकते हैं, वो देखेंगे भी। लेकिन अगर कैटेगरी 2 में हमको इस बच्चे को डालते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो देख ही सकते हैं, लेकिन एम्बेसी जरूर देखेगी। ये एक सिंपल डिफरेंस है। सेकेंडली, यहाँ पे जो सब क्लास है वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग से लेके नीचे पीएचडी तक के कोर्सेज हैं। स्कूलिंग है, इसके अलावा क्या नाम है आपका एलिकोस है, वेट है, हायर एजुकेशन है, पीएचडी है, ऑस्ट्रेलियन एड है, नॉन अवार्ड्स प्रोग्राम है। पहले इनको सब क्लास दी गई थी, वो सब क्लास सारी की सारी हटा के स्टूडेंट वीजा की सिर्फ एक सब क्लास बना दी, दैट इज 500 मीन्स। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये एसएसवीएफ के अंदर है कि सारी सब क्लास हटा के सिंपल एक सब क्लास 500 की है। नेक्स्ट, पहले पेपर फाइल लागू होती थी, पेपर फाइल एम्बेसी में फाइल जाती थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। ईमेल अकाउंट बनता है, ऑनलाइन फाइल लगती है, मतलब आज की डेट में जो भी फाइल लगेगी वो ऑनलाइन लगेगी, आपके बिहाफ पे लगे या फिर आपका कंसल्टेंट अपने बिहाफ पे लगाए, ऑनलाइन फाइल जाएगी, पेपर वीज़ा बंद हो चुका है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो ये कुछ आज की डेट में जो रूल्स हैं वो एसएसवीएफ के अंदर है। ठीक है सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जो कैंडिडेट्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किन कारणों से या किन रीजन से उनका जो रिफ्यूज़ल है वो आ सकता है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से? देखिए, आज की डेट में बड़े पदे पे बच्चों के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। उनके सबसे बड़ा रीजंस ये है कि लाइक हो सकता है कि कंसल्टेंट क्वालिफाइड ना हो, वो मतलब अपने पैसे के लिए काम कर रहा हो सकता है वो स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल के लिए काम कर रहा है। और खासकर मैंने देखा है पंजाब में या हरियाणा में भी कि मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो कि स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स लगा के लोग कमा रहे हैं। तो रीजंस क्या हो सकते हैं वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहली बात तो एम्बेसी आपका जीटी क्राइटेरिया देखना चाहती है कि आप जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट हो या नहीं है, जिसके अंदर जीटी के अंदर उसके स्टूडेंट्स की एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर हरियाणा और पंजाब बोर्ड की खासकर बात हो रही है, इसमें परसेंटेज आज की डेट में 60 और 65% यूनिवर्सिटी देखना चाहती है, एम्बेसी देखना चाहती है। मेजर सब्जेक्ट्स बहुत वैल्यू रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो और आपके पास कोर्सेज ऐसे हैं जैसे इलेक्टिव पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कोर्सेज पे आज की डेट में ना तो एडमिशन मिल रहे हैं ना वीज़ा लग रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन शुड बी सॉलिड और आपके पास मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए और मेजर सब्जेक्ट्स में आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैप है तो उसमें कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटी की हो। अगर आप पे हो सकता है कि आप फेल हो गए, एक ये रीजन हो सकता है आप फेल हो गए, तो वो रीजंस क्या रहे थे वो आपको देना पड़ेगा। आप बीमार हो गए थे तो आपको डॉक्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आपने काम किया तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जो भी रही है वो आपको देनी पड़ेगी। आगे आता है कि आपका आईएलटीएस का स्कोर सॉलिड होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा में 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, नो लेस देन 5। लेकिन अगेन आज की डेट में अगर आप हरियाणा और पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं और 5.5 बैंड आपके हैं तो वीजा चांसेस विल बी लेस, बहुत कम चांसेस है मैम। तो मिनिमम जो बच्चे हरियाणा और पंजाब बोर्ड से हैं तो कोशिश करो वो 6 बैंड लेने की कोशिश करें और डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन लें या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में लें। अगर एडवांस डिप्लोमा में भी आप जा रहे हो तो ऐसा कोर्स होना चाहिए जो एसओएल लिस्ट में हो, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, ऐसा कोर्स हो जिसकी हाई डिमांड हो। और अगर आप बैचलर हैं तो डेफिनेटली ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 फॉर द मास्टर प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप बैचलर हैं आपके 6 बैंड भी आ जाते हैं तो आप विद एलिकोस भी वीजा ले सकते हैं। लेकिन 5.5 बैंड पे अगेन चांसेस विल बी लेस। नेक्स्ट चीज आती है मैम कि बच्चे के पास फंड सॉलिड होने चाहिए। एम्बेसी देखना चाहती है कि आपके पास 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न फेयर होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 1 साल की ट्यूशन फीस डिपेंड करता है $7,000 से लेके 22, 23, $25,000 तक फीस होती है। डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। लिविंग कॉस्ट है जो $19,830 है,
19,830 $19,830 वो आपकी लिविंग कॉस्ट है। लिविंग कॉस्ट का मतलब खाने पीने रहने के खर्चे, और रिटर्न एयर फेयर है वो $2,000 है। तो अप्रोक्स 22-23 से लेकर 25 लाख रुपए तक स्टूडेंट्स को फंड दिखाने होंगे। तो एम्बेसी देखना चाहती है कि आपके पास 1 साल का ये पूरा बजट आपके पास होना चाहिए, और ये जो पैसा है शुड बी 3 मंथ ओल्ड। अगर 3 महीने पुराना है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर देखा जाए, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज भी हमने देखे हैं जो कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं, वो 1 मंथ ओल्ड फंड भी एक्सेप्टेबल है, ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि मोस्टली कॉलेजेस, मोस्टली यूनिवर्सिटीज 3 मंथ ओल्ड फंड एक्सेप्ट करती हैं, या एम्बेसी भी 3 मंथ ओल्ड फंड देखना चाहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 3 महीने पुराने फंड्स तो रखो ही रखो। नेक्स्ट चीज जो आती है जीटी के अंदर, कि जो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इधर मम्मी पापा या भाई बहन या फिर आपके दादा दादी या नाना नानी, जो लोग भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी इनकम रेशियो शुड बी सॉलिड। इनकम रेशियो का मतलब ये है कि जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका प्रोफेशन हो, उससे रिलेटेड उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लाइक कोई बिजनेस करता है तो उनकी आईटीआर होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न वो सॉलिड होनी चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप ट्यूशन कोई देता है तो फिर अगेन आईटीआर होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आपके पास रेंटल इनकम है या कोई और भी इनकम है तो वो सब, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो उससे रिलेटेड आपके फॉर्म 16 या आईटीआर होनी चाहिए। तो एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई आप क्या काम करते हो, आपकी एनुअल इनकम क्या है। और देखा जाए तो मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है, खासकर डीमोनेटाइजेशन से पहले भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, अभी भी शायद, अब शायद कुछ ठीक हो जाए। लोग कमाते तो अच्छे थे लेकिन आईटीआर नहीं भरते थे। मीन्स अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या स्पॉन्सर जो कर रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है इस चीज़ को लेकर कि उसका रिजेक्शन आता है। तो एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई आपके 22-23-25 लाख सालाना खर्चे हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर है, और आपके पेरेंट्स या जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी सिर्फ 4 या 5 लाख या 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? 3-4-5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा 22-23-25 लाख रुपया कैसे कर सकता है? तो मीन्स कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो वो कोशिश करे अपने पेरेंट्स को बोले कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से, या जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से वो सॉलिड आईटीआर भरें। आपके भाई बहन जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं या कोई और प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस है या कोई भी जॉब है, तो प्लीज़ अपनी आईटीआर भरें, ताकि एम्बेसी को आप एविडेंस दे पाओ कि यस ठीक है, मेरा 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर ये 22-23 लाख रुपए बनता है, उसी रेशियो में मेरी फैमिली की ये इनकम भी है। तो अगर इनकम है तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट जीटी में आता है जी आपका रिसर्च। एम्बेसी ये देखना चाहती है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ने आ रहे हो। सेम कोर्स तो इंडिया में भी अवेलेबल है। सपोज करो एक बच्चे ने बीटेक, बीबीए या बीसीए करनी है या एमबीए करनी है, तो यहाँ हज़ारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में भी, तो वो यहाँ से क्यों नहीं करना चाहता, ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा, अपने रिसर्च देने पड़ेंगे कि भाई वो क्या रीजंस है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया उसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट चीज जो आती है एसओपी के अंदर कि भाई आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या स्किल्स मिलेंगी, किस टाइप की वो स्किल्स होंगी जो रिक्वायर्ड है आपको, और वो सिर्फ एंड सिर्फ आपकी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने से ही होंगी। सेकंड, वो पूछना चाहता है कि पर्टिकुलर ये कोर्स पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हो, और भी तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, चाहे वो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में ही है या फिर किसी और कंट्री में है, तो स्टूडेंट्स को वहाँ भी रिसर्च करना होगा कि पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटी को क्यों, करियर आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेंगी, कहाँ कहाँ मिलेगी, किस किस कंट्री में मिलेगी। मतलब आज अगर स्टूडेंट यहाँ पे है, यहाँ पहुँचना चाहता है, तो वो ये जो कोर्स है वो उसको किस हिसाब से उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अगर रिसर्च करता है तभी बच्चे का वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जीटी का क्राइटेरिया दोस्तों ये सिर्फ इतना ही है कि आपकी एजुकेशन सॉलिड होनी चाहिए, आपके आइल्स में का स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपके पास फंडिंग सॉलिड हो, आपके स्पॉन्सर हैं जो उनके पास इनकम अच्छी होनी चाहिए, आईटीआर जिसे बोलते हैं, इनकम रेशियो अच्छा होना चाहिए, और आपके रिसर्च सॉलिड होने चाहिए। एक एम्बेसी ये भी देखना चाहती है कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, कहीं आप यहाँ पे आपने कोई गलत काम तो नहीं किया हुआ है, या आप बाहर किसी कंट्री में जाके कोई गलत काम तो नहीं करके आए, ये भी देखना चाहती है। एक जो नेक्स्ट चीज़ जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स की इंटेंशन देखना चाहती है। अंडर SSVF कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि जिम में वहाँ तो बस पढ़ने नहीं जा रहा, वहाँ पे सेटल होने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इस टाइप का इस इंटेंशन से जाता है और एम्बेसी को लगता है तो डेफिनेटली रिजेक्शन 100% है। तो स्टूडेंट की इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मतलब यही है कि जो स्टूडेंट का जाने का पर्पस है वो जेन्युइन होना चाहिए, कि वो स्टडी वीज़ा के लिए ही जा रहा है। ठीक है सर, अगला मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला गैप,
तो कई स्टूडेंट्स से वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कितने ईयर्स तक का गैप वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। देखिए मैम, यहाँ गैप वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप का मतलब ये है कि आपने गैप में कुछ किया ही नहीं, तब प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा बैचलर है, अगर वो बैचलर है और बैचलर्स के बाद उसके पास 2-3 साल का या 4 साल का गैप है, उस गैप में एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा बच्चे ने क्या किया है। लाइक अगर वो वेला बैठा है तो उसका कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। अगर उसने जॉब की है, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट है, सैलरी वाउचर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, वो सारी की सारी चीजें, वो एविडेंस अगर बच्चा देता है तो डेफिनेटली बच्चे का वीजा निकलेगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फेक काम भी करते हैं, लाइक किसी को 10,000 20,000 रुपये दे के अपना ये बनवा लेते हैं फेक, और उसमें एम्बेसी डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे स्टूडेंट्स को कि वो ऑस्ट्रेलिया अपनी फाइल लगाएं। अगर आपका गैप है और आपने अगर आपका जेन्युइन रीजंस है तो वो लिखिए, लेकिन अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। हाँ, खासकर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है, जो बच्चे 12th पास हैं और वो क्या करते हैं कि भी गैप हो गया 2-3 साल का, तो वो 2-3 साल आयल्स करने लग जाते हैं, तो वो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। एम्बेसी का मूड ऐसे बच्चों को वीज़ा देने का नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेक डिप्लोमा बना लेते हैं, तो उनके लिए भी आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके वीज़े नहीं आने हैं। या कोई बच्चा +2 बेस पे, मतलब 90% ऐसा बच्चा आता है जो फेक वर्क एक्सपीरियंस लेके आ जाता है, तो एम्बेसी समझ जाते हैं कि ये टोटली फेक है। तो आज के डेट में एम्बेसी एम्प्लॉयर का भी और स्टूडेंट्स का दोनों का साइमल्टेनियसली इंटरव्यू ले भी लेती है और लेती भी आई है, और वो मिसमैच होती है तो डेफिनेटली करैक्टर पर ही बात आती है और स्टूडेंट्स बैन भी होते हैं। थैंक यू सर। अगली चीज़ जैसे ये है कि हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं आजकल जो कि स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो बहुत से फेक एजेंट्स भी होते हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होता है फाइनेंशियली, कि वो उनसे मनी ले लेते हैं एडवांस में बट उनका वीज़ा लग नहीं पाता। तो इस तरह के फेक एजेंट से स्टूडेंट्स किस तरह बचें? देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ चलो एजेंट्स तो जो काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को अवेयर रखें, वो पूरा रिसर्च करके रखें, वो स्टूडेंट्स से मतलब स्टूडेंट उसके बहकावे में ना आए, पूरा रिसर्च करके आए। किसी एक कंसल्टेंट पे एडमिशन लेने से पहले, एक कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले वो 3-4 पे जाके रिसर्च करें, पूरा अपना देखें कि हाँ डेफिनेटली कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन हो सकता है कि जिस बच्चे ने रिसर्च नहीं किया उसको सारी चीज़ें, सारे कंसल्टेंट एक जैसे लगेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके पास अच्छा फ़ोन है, आज की डेट में इंटरनेट आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आप पहले खुद रिसर्च करो। अगर आप रिसर्च करके जाते हो, 25-30-50% आपने रिसर्च कर रखा है, तब आप किसी कंसल्टेंट से मिलते हो तो डेफिनेटली वो आपको ठग नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज है। एक दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने खासकर, कि भाई आप घर से निकलने से पहले अपना पूरा रिसर्च करके निकलो। साथ साथ में कोई कंसल्टेंट आपसे ये बोलता है कि जी मुझे पैसे एडवांस दे दो, तो प्लीज़ वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट मत दो। इट मीन्स वो रॉन्ग कॉल है, वो आपके लिए नहीं है। वो आपसे एडवांस पैसा मांगता है, जी आप हमें इतने पैसे एडवांस दे दो, या मेरी एम्बेसी में सेटिंग है, या मेरे किसी दोस्त की सेटिंग है, या हम कोई जुगाड़ करके आपका काम करा देंगे। तो प्लीज़ ऐसे चक्रों में मत रहो। वो आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो आपको शॉर्टकट दिखा रहे हैं, और शॉर्टकट कहीं ना कहीं हमेशा शॉर्टकट जीरो की तरफ लेके जाता है, डाउन की तरफ लेके जाता है, वो फेलियर की तरफ लेके जाता है, और वो आपका करियर स्पॉइल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़े से रिसर्च खुद करो, फंडिंग अपनी सॉलिड रखो, आईएलटीएस में स्कोर सॉलिड रखो, तो आपको रिक्वायरमेंट के आज की डेट में एम्बेसी वीज़ा उसी स्टूडेंट को देगी जिसकी जीटी क्राइटेरिया मीट करता है। ठीक है, एजेंट्स का रोल अच्छा है, एजेंट्स आपकी प्रिपरेशन कराता है, इंटू प्रिपरेशन, या उसकी फाइल अच्छी बनाता है, या आपको कोर्स की सिलेक्शन देता है, लेकिन वही कंसल्टेंट दे सकता है जो जेन्युइन है। तो आपने देखना है कि उसके डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है, वो क्वालिफाइड है या नहीं है, वो आपसे पैसे तो नहीं मांगता है, या वो आपसे चीटिंगबाजी किसी और तरीके से तो नहीं कर रहा है, या वो कोई 2 नंबर में बात तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली प्लीज़ आप वहाँ से खड़े हो जाओ, उसको डॉक्यूमेंट मत दो। अगला क्वेश्चन सर मेरा ये होगा आपसे, जैसे स्टूडेंट का वीज़ा लग गया है, तो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया चला गया है, तो उसको वहाँ पे जाके किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, आज हम जो स्टेज है आज की डेट में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थैंक यू मैम आपने ये क्वेश्चन किया। जो सबसे बड़ी समस्या है, एम्बेसी जो आज की डेट में इतनी स्ट्रिक्ट हुई है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो हमारे पहले स्टूडेंट जा चुके हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। लाइक कैसे, मैं बताना चाहूँगा। एसवीपी था या उससे पहले की बात करें तो तकरीबन 2004-05 से बच्चा मोस्टली स्टूडेंट्स कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू हुआ है। तो वहाँ पे बच्चा जाके क्या करता है कि एक तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं जाता। लाइक बच्चे ने 12th की तो वो बैचलर्स करने चला गया, या D2 डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री करने चला गया। अच्छा, चला भी जाता है कैसे न कैसे करके, तो वो यूनिवर्सिटी जिसमें उसने एडमिशन लिया, उसमें पढ़ाई, या जिस कॉलेज में गया है उसमें पढ़ाई नहीं कंप्लीट करता, छोड़ देता है।
ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। बच्चा वहाँ जाके रोता है, ओ माय गॉड इसकी तो फीस $22,000 है, मैं कैसे निकाल लूँगा, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कैसे पे करूँगा, और मैं मतलब अपने घर भी मैंने पैसे भेजने हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि जाते आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ो पहले। वहाँ जो पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन का या वहाँ की गवर्नमेंट का, उन्होंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ जाके कॉलेज चेंज कर लेते हैं। कॉलेज चेंज करते हैं तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे जिसकी फ़ीस कम है या जिस कॉलेज में जाना नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ डॉलर्स के पीछे लगे रहते हैं, वो अपने करियर नहीं बनाते। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है। इन सबसे चीज़ को सीखते हुए आज की डेट में एम्बेसी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैटर्न अपना लिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप जा रहे हो, आपने जो पहले जो स्टूडेंट्स गलती कर चुके हैं वो आप ना करें। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ मैं स्टूडेंट से मिला हूँ, किसी स्टूडेंट्स की कोई पीआर नहीं आई, सब वैसे ही, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जो इस तरह से करके बैठे हैं। लाइक वहाँ जाके कॉलेज चेंज कर लिया, कोर्स चेंज कर लिया, बैचलर में गए, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, एक डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो सर्टिफिकेट में एडमिशन ले लिया, सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ तो फिर दूसरी सर्टिफिकेट में ले लिया, डिप्लोमा में ले लिया। तो मीन्स वो दिलों को धक्के दे रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कोई करियर नहीं बनता, ना उन्हें कोई PSW मिलता, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ना वो फिर कभी PR अप्लाई कर पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो गलतियाँ पहले लोग दोहरा चुके हैं वो आप ना करो। आप जिस कोर्स में जा रहे हो, जिस कॉलेज में जा रहे हो, आप उसमें पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, या फिर आपको SOL में जाते हो, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में जाते हो, तो आपको 18 मंथ का इधर भी वीज़ा मिलेगा। तो ये कहने की बात है कि जो भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो वो पढ़ाई कंप्लीट करो। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते बहुत निकलते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो आपको कोई PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या वर्क वीज़ा नहीं मिलना। अगर वर्क वीज़ा में नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा तो आगे पर आप कैसे सक्सेस हो पाओगे। तो पहली रिक्वेस्ट, जो कॉलेज जो कोर्स आप लेने गए हैं वो कंप्लीट करें और प्रोग्रेसिव एजुकेशन करें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप डिप्लोमा में गए हैं, डिप्लोमा करके एडवांस डिप्लोमा या बैचलर्स करें। अगर आप बैचलर्स करके मास्टर भी कर सकते हैं और आपको जो वर्क वीज़ा मिला है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जाके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो। बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे देखा गया है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं, वो चाहे कॉलेज से बंक मार जाते हैं या फिर और तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण कई बच्चे ऐसे भी जो देखे गए हैं जो डिपोर्ट हुए हैं। तो किसी इलीगल एक्टिविटी में ना रहें, फाइट ना करें, ठीक है। जो वो बड़ा शांति प्रिय कंट्री है, अगर आप रूल फॉलो करोगे, अगर आप उनको इज्जत दोगे तो डेफिनेटली वो आपको इज्जत देंगे। ओके सर, तो आज का यही कंक्लूजन है कि अगर स्टूडेंट अगर जाना चाह रहा है तो वो जेन्युइनली स्टडी के लिए ही जाना चाह रहा हो, ये उसका पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पे सिर्फ डॉलर कमाने जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जो स्टूडेंट्स सिर्फ एंड सिर्फ डॉलर कमाने जाना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा को एक फेस लगा के आगे सेटल होना चाहते हैं, वो दिन लग चुके हैं। ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ने जाएं, पहले पढ़े, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी आपको घर से पे करनी पड़ सकती है। और प्लीज़ जो 40 आवर्स पर फोर्टनाइट आपको मिल रहे हैं, सिर्फ उतना काम करें, इलीगल एक्टिविटी ना करें। पढ़ाई करोगे तो उसके बाद करियर बनेगा। अगर पढ़ाई कम, डॉलर्स पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने वैल्यूएबल स्टूडेंट्स को टिप्स प्रोवाइड किए, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते थे आपने बहुत अच्छे से आंसर किए। और थैंक यू सो मच सर आपके इतने प्रेशियस टाइम के लिए। थैंक यू। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से, वेस्टर्न ओवरसीज 172। एज वेल एज आप लाइव टीवी शो देख सकते हैं मेरे टाइम टीवी पे। एवरी थर्सडे को रात को 9 बजे ये शो आता है और फ्राइडे को इसका रिपीट है 3:30 बजे। और फ्राइडे के दिन ही रात को 9:15 पे रात को DD पंजाबी पे मेरा शो है। इसके अलावा सैटरडे 12:45 पे और मंडे को लिविंग इंडिया न्यूज़ चैनल पे अगेन शाम को 7:30 बजे लाइव टीवी शो होता है, वो आप देख सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज की मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा फेसबुक है, उसको प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो, जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ मुझे भेजो। थैंक यू। सत श्री अकाल दोस्तों।